हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जो आपका पांचवा पेपर सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके 1 से लेके 15 तक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1972, 1976, 1980, 1978। आपका राइट ऑप्शन है 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपके 3 नए शब्द जोड़े गए। आपका अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका राइट ऑप्शन होगा ए 5 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और न्याय पंचायत में एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो आपके ऑप्शंस हैं ए गिरीश चंद्र, बी गिरीश चंद्र त्रिपाठी, सी गिरीश चंद्र मुर्मू, डी इनमें से कोई नहीं। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तब का आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो आपका सी है। लेकिन आज की डेट में संजय मूर्ति हैं कैग। तो वर्तमान में मतलब 2023 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं थे। वे देश के 14वें कैग हैं, जबकि देश के पहले कैग बी नरहरि राव थे। वर्तमान में आपके संजय मूर्ति हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसको हम नहीं करेंगे। अगला है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 15वीं, 12वीं, 11वीं और 13वीं। आपका राइट ऑप्शन है 15वीं। विद्वानों के अनुसार सामंतवाद का 14वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक पूर्ण हो गया। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिडेराइट, बी लिमोनाइट, सी मैग्नेटाइट, डी हेमेटाइट। आपका राइट ऑप्शन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। इसमें 72.5% तक लोहा होता है और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट आपके भारत में मिलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था। आपके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी रैदास, डी फैजी। तो अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल, तानसेन, फैजी ये सब शामिल थे, लेकिन रैदास शामिल नहीं थे। तो अकबर के दरबार के 9 रत्न पहले हैं अबुल फजल, जो इतिहासकार थे जिन्होंने अकबरनामा लिखी है। दूसरे हैं फैजी, जो लेखक हैं जिन्होंने पंचतंत्र, रामायण, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। और है राजा टोडरमल, जो शेरशाह सूरी के दरबार में राजस्व मंत्री तथा अकबर के दरबार में माप, मानक, वजन और राजस्व जिलों और अधिकारियों को पेश किया। और आपके अगले हैं तानसेन, जिनका मूल नाम रामतन पांडे है, जो संगीतकार थे। अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के सेनापति और बैरम खां के पुत्र थे। राजा मानसिंह, जो सेनापति थे। फ़कीर अजियाउद्दीन, दार्शनिक और सलाहकार। बीरबल, जिनका मूल नाम मेहरदास था, जो जाने माने दरबारी विदूषक। मुल्ला दो प्याजा, अकबर के दरबार के सलाहकार थे। ये अकबर के 9 रत्न थे। लेकिन रैदास भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के संत कवि थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ।
तो आपके रैदास नहीं है इसमें। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं ए कैकुबाद, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन है बी जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसने अपने चाचा व ससुर तथा खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा मानिकपुर, जो प्रयागराज में पड़ता है, 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का शासक बन गया। आपका अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शंस हैं राजपूत काल, सल्तनत काल, मौर्य काल और मुगल काल। राइट ऑप्शन है राजपूत काल। ए प्रथा राजपूत में प्रचलित थी। मध्यकालीन में राजस्थान निरंतर युद्धरत था और जब युद्ध में राजपूतों की जीत की आशा समाप्त हो जाती थी तो उनकी विधवा पत्नियां अपने लाज के बचाव के लिए एक साथ स्वयं को अग्नि में भस्म कर लेती थीं। अगला प्रश्न है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेबी, बी आरबीआई, सी ईडी, डी इरडा। राइट ऑप्शन है आरबीआई बी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा का नियमन पर्यवेक्षण करना है। आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई है। इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। आपका अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय है। ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी जौनपुर। राइट ऑप्शन है लखनऊ। लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया था। वह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के लाइसेंस और विनियमन के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है, जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिडबी वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं 42, 20, 25 और 30। आपका राइट ऑप्शन डी, लेकिन इसमें ये राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि अजंता में गुफाओं की संख्या 29 बताई गई है, तो हम 30 मान लेंगे ऑप्शन, क्योंकि इसमें 30 के ये लगभग है, 29 के लगभग 30 ही आएगा, सबसे पास यही है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद की बाघौरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला, जो पश्चिम में है, एक रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें कुल 30 गुफाएं सभी बौद्ध हैं, जिनमें से 25 विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनका विकास 200 बीसी से 650 ईडी के मध्य हुआ। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। आपके ऑप्शंस हैं भेनसांग, बी मार्को पोलो, सी इब्न बतूता, डी मेगास्थनीज। आपका राइट ऑप्शन ए, लेकिन आपका राइट ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं। सबसे पहले फायान आया था। भारत आने वाला पहला यात्री फायान, जो 405 से 411 के बीच आया। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, जबकि भेनसांग 630 से 645 ईस्वी के बीच यात्रा की। भेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक सीयू की थी। इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, जो 1333 से 1347 ईस्वी के बीच, जो एक अरब यात्री था, और इसकी पुस्तक रहला थी।
और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन में विसंगत है, आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें राइट आंसर फायान होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी मेघालय, डी केरल। राइट ऑप्शन है बी मौसिनराम। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम व चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की रानी हम शिलोंग को कहते हैं। पहला स्थान मौसिनराम का है और दूसरे नंबर पे चेरापूंजी है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। आपके ऑप्शंस हैं 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड। राइट ऑप्शन डी दिया गया है। इसमें 8 मिनट या 16 सेकंड होगी, क्योंकि 3 सेकंड नहीं है, किसी में 16 और किसी में 17 सेकंड दिया गया है। तो आपका आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकंड या 17 सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। प्रकाश वेग गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगता है। और आपके दिए गए विकल्प में डी सही मान लो और 3 की जगह यहाँ 16 और या 17। अब आपके आएंगे अतुलगोत्तरीय प्रश्न जो आपके 16 से शुरू हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक 1205 से 1210 ईस्वी गुलाम वंश संस्थापक था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने दिल्ली, कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान का निर्माण भी शुरू किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त साम्राज्य का कालक्रम और उसके प्रमुख शासक। तो श्रीगुप्त, सबसे पहले श्रीगुप्त जो 240 से 280 ईसा पूर्व गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। दूसरे नंबर पे है घटोत्कच। श्रीगुप्त के साथ साथ उसने भी महाराज की उपाधि धारण की। अगले हैं चंद्रगुप्त प्रथम, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। और समुद्रगुप्त जिसे समुद्रल बोलते हैं, गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक, भारत के नेपोलियन के नाम से भी परिचित है। अगला प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आंसर है चट्टान अंशों के गुणों के संयोजन के साथ खनिज संग्रह है। चट्टानों के प्रकार 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान जिसमें ग्रेनाइट, अभ्रक, क्वार्ट्ज, और दूसरी है अवसादी चट्टान जिसमें नमक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और आपकी तीसरी है रूपांतरित चट्टान जिसके उदाहरण हैं संगमरमर, स्लेट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? आपका आंसर है वास्तव में पृथ्वी का आकार चपटा अंडाकार है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर सीमा रेखा पर स्थित हिमालय का माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जबकि सबसे निकटतम बिंदु प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 11.50 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट मान बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। सामान्यतः चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान इस प्रकार की चट्टान है जिसमें लावा विस्फोट के कारण पिघली हुई चट्टानी खनिजों के जमने से बाद बनती है।
यह दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी चट्टान और बाह्यवेदी चट्टान। आपका अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 क में सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है, चालुक्य वंश का संस्थापक प्रथम जिसने बादामी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बादामी या वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। कीर्तिवर्धन पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को हराया था। चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक विजयादित्य था तथा अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। आपका अगला प्रश्न है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? आंसर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत भूमि पर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की सबसे बड़ी डेयरी विकास आंदोलनों में से एक था। क्रांति का विकास 3 चरण में हुआ। प्रथम चरण था 1980 से 1990। आपका आंसर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत भूमि पर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की सबसे बड़ी डेयरी विकास आंदोलनों में से एक थी। क्रांति का विकास 3 चरण में हुआ। प्रथम चरण 1970 से 1980, यहाँ 1970 होगा, 1970 से 1980, और दूसरी है 1981 से 1985 और तीसरी है 1986 से 1996। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारतीय कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर कृषि के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? आंसर, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। इसमें पहला है आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, तीसरा है संपूर्ण सूर्य ग्रहण और चौथा है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, जो
अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29-30 में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में है। अनुच्छेद 32 को हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक कर दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर है, अपरदन प्राकृतिक रूप से होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल और वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर वहां ले जाना शामिल है। मृदा अपरदन सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। मृदा अपरदन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जल अपरदन और दूसरा है वायु अपरदन। तो जल अपरदन के अंतर्गत वर्षा जल अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन, धारा तल अपरदन और बड़ी अवनालिका अपरदन। और आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आंसर है, अर्थशास्त्र राजनीति कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मौर्य काल के प्रशासन की झलक प्रस्तुत करता है। इसके लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा सलाहकार भी थे। अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण नियमावली भी माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट के रूप में बदल दिया। और आपका अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व में और 97 डिग्री 25 पूर्व मध्य फैली हुई है। भारत अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया, जिसे 1962 के चीन भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण किया गया। चीन द्वारा युद्ध विराम सीजफायर की घोषणा के बाद 21 नवंबर 1962 को युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के तत्कालीन कारण पहला था 1959 में दलाई लामा भारत द्वारा शरण देना और दूसरा था भारत द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत सीमा पर चौकियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना और तीसरा है विवादित हिमालयी क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक बड़े क्षेत्र में समयावधि 30 वर्ष से अधिक समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, पवन, आर्द्रता, वायुमंडल, दाब और बर्षण एक ही होते हैं। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 31 से 40 तक होंगे, 10 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। तो पहला गुण है सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना और दूसरा है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सहभागिता प्रदर्शित करना। तीसरा है संविधान का आदर करना और सच्चाई और ईमानदारी से रहना।
और चौथा है दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का गुण प्रदर्शित करना। और पांचवा है मेहनती और वफादार होना। और आपका छठवां भी लिखा है, और सातवां, आठवां और नौवां। अगला प्रश्न है वनों से होने वाले लाभ बताइए। आंसर है वन ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के पेड़ों और अन्य पौधों की वृद्धि और विकास के लिए समर्पित हो, उसे हम वन क्षेत्र कहते हैं। वनों के विभिन्न लाभ हैं, जैसे वन वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो मानवों तथा अन्य प्राणियों के जीवन से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है वनों द्वारा पृथ्वी के तापमान व ग्लोबल वार्मिंग के कम करने में सहायता प्राप्त होती है। और तीसरा है वन ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। चौथा है वन जल प्रवाह को रोकते हैं तथा पृथ्वी के जल के अवशोषण में सहायता करते हैं तथा बाढ़ के दौरान मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। अगला है मनुष्यों को जीविका का साधन प्रदान करते हैं, जैसे वनों से अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, अनेक प्रकार की औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। वनों से हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधियाँ, रेशे, फल और कृषि उपकरणों की प्राप्ति भी वनों से ही होती है। आपका अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था है जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भारतीय व्यवस्था में मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्यों की सूचियों के आधार पर होती है। पहली थोक मूल्य सूचकांक और दूसरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति मुख्यतः दो कारणों से होती है। मांग जनित कारक, जो मांग में वृद्धि से, लागत जनित कारक, लागत में वृद्धि से। मुद्रास्फीति के प्रभाव, पहला है निवेशकर्ताओं पर, दूसरा है निश्चित आय वर्ग वालों पर, तीसरा ऋणी एवं ऋणदाताओं पर, चौथा बचत पर, कृषकों पर, भुगतान संतुलन पर, करों पर और उत्पादकों पर। आपका अगला प्रश्न है उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उदारीकरण मूलतः इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उदारीकरण का प्रभाव कृषि, उद्योग तथा सेवा तीन क्षेत्रों पर दिखाई देते हैं। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से बाजार का विस्तार हुआ है और उत्पादकों को आकर्षक मूल्य को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्रति सुलभ हुई है। उदारीकरण से उद्योगों की भी सुधरी औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विदेशों से तकनीकी प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत का सॉफ्टवेयर सेवा, पर्यटन सेवा, चिकित्सा सेवा आदि के लिए एक आदर्श बन चुका है। अगला है आपका अपरदन को परिभाषित कीजिए। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटने वाली एक भौतिक घटना है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसी प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कारण के कणों को अलग कर बहा कर ले जाना सम्मिलित है। इसके दो कारण होते हैं, जल अपरदन और वायु अपरदन। ये आपको पीछे पूरा डिफाइन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसके पीडीएफ से पढ़ लें। आपका अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। महमूद गजनी क्षेत्र के सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के कुछ आक्रमण। पहला राजा जयपाल पर आक्रमण, दूसरा आनंदपाल पर आक्रमण और तीसरा मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण। अगला है कलिंजर पर आक्रमण और अगला है सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव। राजाओं की शक्ति पर आघात, भारतीय सैन्य दुर्बलता का ज्ञान, अतुल संपत्ति का विदेश ले जाना, स्थापत्य कला के नमूनों को नष्ट करना और पंजाब का भारतीय क्षेत्र से संबंध विच्छेद। संविधान। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले है ये संविधान सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दूसरा है 60 अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है। और तीसरा है कठोरता और लचीलेपन का समायोजन। अगला है एकता के साथ संघीय प्रणाली। अगली है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित। और छठवीं है संसदीय संप्रभुत्व और न्याय सर्वोच्चता का समन्वय। अगली है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला है मौलिक अधिकारों की गारंटी और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता का प्रावधान। और आपका अगला प्रश्न है बजट। बजट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना और अन्य लेन देन, अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। का बजट ब्लूप्रिंट है जो वित्त मंत्रालय में आर्थिकों के विभाग का बजट प्रभात बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। बजट के घटक व्यय, प्राप्तियां। इसके मुख्य 3 घटक होते हैं। देश का बजट देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आगामी 1 वर्ष एवं प्रतियों का लक्ष्य होता है। इसके 3 घटक होते हैं। राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान, वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्रतियों और व्यय का विवरण तथा आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति। और आपका अगला प्रश्न है गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख करें। गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हो गया। गुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले जो हूणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। हूणों ने तोरमाड़ के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा तक के एक बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। इसके बाद सन 606 ईस्वी में हर्ष का शासन आने के पहले अराजकता छाई रही। हूण ज्यादा समय तक शासन न कर सके। और आपका अगला और लास्ट प्रश्न है गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? आपका आंसर है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था स्थापना करके। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहत, सांची, अमरावती, मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एक और कालिदास ने मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। और विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने जहाँ एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र की शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हम गुप्त काल स्वर्ण युग कहते हैं।
ये आपके सामाजिक अध्ययन का पेपर हो गया। अगला पेपर देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन